नमस्कार। रिपब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो मैंने विषय लिया है, मुझे जो लग रहा है, मेरा विश्लेषण जो कह रहा है, कमल का फूल दक्षिण भारत में मुरझा गया है, बल्कि सूख गया है। और मेरा निवेदन है उत्तर भारत वालों से, जहां का मैं भी रहने वाला हूं, जहां मेरा पूरा जीवन कटा है, कि कृपा करके इस कमल को पानी न दें। अच्छा, कमल से मेरा कोई द्वेष नहीं है, मुझे कमल से कोई परेशानी नहीं है। हमारा राष्ट्रीय फूल है, हम इसका बहुत सम्मान करते हैं, पूजाओं में इसका उपयोग करते हैं। लेकिन मुझे कमल से परेशानी क्या है? मुझे कमल से परेशानी यह है कि इस कमल के अंदर मुझे दिखाई पड़ता है किस प्रकार से देश की गरीब जनता और मध्यम वर्ग के साथ पिछले 10 साल में अत्याचार और अनाचार हुआ है। मेरे को इस बात से परेशानी होती है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को किस प्रकार से फायदा उठाया गया है और उसकी कीमत वसूली गई है गरीब जनता से और निम्न मध्यम वर्ग से। मुझे इस बात से परेशानी होती है इस कमल के फूल की वजह से, देश के बच्चे जो सुबह 3-3 4-4 घंटे दौड़ा करते थे, मेहनत करते थे और 15-20 साल की नौकरी उनको सेना के अंदर मिलती थी, उनके परिवार का जीवन स्तर सुधर जाता था। उस सेना के अंदर इन्होंने अग्निवीर जैसी वाहियात स्कीम को लाकर इन बच्चों के भविष्य पे ग्रहण लगा दिया। इसलिए मुझे कमल से परेशानी है। मुझे इसलिए कमल से परेशानी है कि जिस प्रकार से देश के अन्नदाताओं को, आपको याद होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। शास्त्री जी जानते थे इस देश के लिए जितने महत्वपूर्ण जवान हैं उतने ही महत्वपूर्ण किसान हैं, क्योंकि पता था एक समय था देश में गेहूं को आयात करना पड़ता था। हमारे मेहनत कश किसानों ने किस प्रकार से मेहनत करके एक देश को, इस देश को सरप्लस इकोनॉमी बना दिया। हर चीज में हम सरप्लस हो गए, हम एक्सपोर्ट करने लगे और देश में कोई भूखा नहीं मरा। पहले भी हमेशा मैंने देखा 2014 के पहले जब भी किसान लखनऊ जाते थे आंदोलन करने या दिल्ली आते थे, तो जो भी प्रधानमंत्री होते थे, जो भी मुख्यमंत्री होते थे, उनसे सम्मान पूर्वक मिला करते थे। उस समय की सरकारों को अन्नदाताओं से, किसानों से डर नहीं लगता था, उनके कपड़ों से बदबू नहीं आती थी। मैंने अपने देश में कभी ऐसी केंद्र और राज्य सरकार नहीं देखी जिसमें किसानों को आतंकवादी मानकर उनके दिल्ली के रास्ते पे कीले बिछा दी गई, बोल्डर्स लगा दिए गए हों, उनके ऊपर अश्रु गैस के गोले दागे गए हों, लगातार दागे गए, एक बच्चे की मौत कर दी गई हो और कईयों की आंखें खराब कर दी गई। मैंने ऐसी भी सरकार नहीं देखी कि अपने देश के उन अन्नदाताओं को जिन्होंने इस देश को स्वावलंबी बनाया, उस देश के किसानों को दिल्ली की सीमाओं से में घुसने से रोक दिया और 13 महीने उनको दिल्ली के बाहर किले गाड़कर उनकी बाधा को, अवरोध उत्पन्न किया और उन अन्नदाताओं को इन्होंने खालिस्तानी कहा, विदेशी फंड में पलने वाले कहा और देशद्रोही कहा। और उसमें बहुत सारे किसानों की मौत हुई। जब किसानों की मौत हुई और सतपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल कश्मीर के थे, जब उन्होंने माननीय मोदी जी से जाके कहा कि इतने किसानों की मौत हो गई है, कुछ करिए, क्योंकि सतपाल मलिक जो है वो खुद किसानी बैकग्राउंड से आते हैं, तो माननीय मोदी जी ने कहा था मेरे लिए थोड़ी मरे। इस प्रकार की भावना वाले जिनका चुनाव चिन्ह कमल है, मुझे परेशानी है। कमल फूल से परेशानी नहीं है, कमल चुनाव चिन्ह से परेशानी। भारतीय जनता पार्टी से मुझे कभी परेशानी नहीं थी। 2010 के पहले वोट मैं देता था, इधर देता था या उधर देता था, लेकिन कभी इतना ज्यादा फोकस्ड में नहीं था
कि मैं ये निर्णय लूं और ये अपनी जान को जोखिम में डालकर आप लोगों को प्रेरणा दूं और प्रेरित करूं और आपको जागरूक करने का प्रयास करूं कि कमल का फूल आज की तारीख में देश के लिए खतरा बन गया है, देश के किसानों के लिए खतरा बन गया है, जिनको एमएसपी देने से इनकार करते हैं, बार बार टालते हैं। देश को अग्निवीर जैसे चीजों में ढकेल दिया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये देश की जनता का कर्तव्य है कि देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए 2024 के चुनाव में वो करे जिससे कि देश के संविधान को छूने की किसी को हिम्मत न पड़े। जिस प्रकार लोकतंत्र पर रोज आघात हो रहा है, जिस प्रकार से झारखंड के सिटिंग मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया है, जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया है और अब रेवंत रेड्डी को, तेलंगाना के सीएम को एक फेक वीडियो के मामले में केस दर्ज करके उनको दिल्ली सम्मन किया गया है। देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे केंद्रीय जो एजेंसीज हैं वो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को रगड़े और जो राज्य सरकार के पुलिस है वो केंद्र सरकार के मंत्रियों और यहाँ के अधिकारियों को रगड़े, जिससे देश में अराजकता पैदा हो जाएगी। जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है राजनीतिक परिवेश में, जब मैं देख रहा हूं कि देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई है, सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है। कैसा रहस्योद्घाटन हुआ कर्नाटका के अंदर, जहां पर एक पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र और एक चीफ मिनिस्टर के भतीजे और उनके भाई ऐसे दुष्कर्म में संलग्नित आरोपित हैं जिसपे उनके हजारों वीडियोस मार्केट में घूम रहे हैं। अगर सरकार थोड़ी भी लज्जाशील होती तो इनकी तुरंत एक इंक्वायरी कराती इन वीडियोस की, और इन वीडियोस में अगर सच्चाई पाई जाती, जैसे बताया जा रहा है, मुझे नहीं पता सच है या झूठ, ये बताया जा रहा है उसमें बहुत सारे पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, बहुत बड़े बड़े मंत्री और नेता और राजनीतिक लोग उसमें संलग्नित हैं और उन वीडियो के अंदर उनकी फोटो, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैंने जो सुना है, सही सुना है गलत सुना है मुझे नहीं पता। तो क्या ये केंद्र सरकार ये कोशिश कर रही है कि वो वीडियो की जानकारी जनता तक न पहुंचे, और अगर इसमें इंक्वायरी हो जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि वो कौन से बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं, कौन से पुलिस अधिकारी हैं, कौन से प्रशासनिक अधिकारी हैं जो महिलाओं के साथ इस दुष्कर्म में भागीदार थे। आपने उत्तराखंड का वो केस सुना होगा जिसमें बीजेपी के एक बड़े नेता के फार्म हाउस में एक बिटिया जो काम करती थी उसको मजबूर किया जा रहा था कि वो काम करे जो नहीं करना चाहिए, और यह भी बताया गया था उसको कि दिल्ली से एक बहुत बड़े नेता आ रहे हैं, बहुत बड़े नेता आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें वो काम करना होगा जो नैतिकता के हिसाब से कभी ठीक नहीं। लड़की ने इनकार किया, जैसे गरीब घर की लड़की थी और मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में जो एक मान्यताएं होती हैं, मूल्य होते हैं, उसके अनुसार उस लड़की ने मना किया और धक्का देके, पहाड़ से धक्का देके उसको मार दिया गया। जो बड़े बड़े राजनीतिक दल के पदाधिकारी थे वो केस चला और शायद कुछ लोग जेल में भी हैं। अब जो ये कर्नाटका के अंदर हुआ है, आधे चुनाव क्षेत्रों में तो इलेक्शन हो गया। मैसूर ओल्ड रीजन के जहां से जेडीएस के 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, कमल चुनाव चिन्ह के सहयोग से, वहां चुनाव हो गया है। वीडियो काफी दिन पहले से घूम रही थी, इलेक्शन के 4-5 दिन पहले से घूम रही थी, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कर्नाटका प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष को पत्र लिखा था और बीजेपी हेडक्वार्टर में भी ये सूचना दी थी कि रमन्ना साहब को, जिनको प्रोज्वल रमन्ना को टिकट दिया जा रहा है, इन पे इस प्रकार के आरोप हैं और इनको टिकट न दिया जाए। लेकिन टिकट दिया गया और वहां जाके माननीय मोदी जी ने जब
हसन के अंदर चुनाव प्रचार किया तो उन्होंने कहा इस रेवन्ना को वोट देने का मतलब मुझे वोट देना है। तो अगर देश का गृह मंत्रालय और देश की सरकार इतनी ज्यादा सजग नहीं है कि जिस व्यक्ति का चरित्र इतना ज्यादा विवाद में है और भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ नेता उसके बारे में शिकायत कर रहा है। यहां तक खबर है कि येदुरप्पा जी जो कि कर्नाटका बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं और जिनके पुत्र कर्नाटका प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आपत्ति दर्ज की थी कि वहां हसन से इनको टिकट न दिया जाए, किसी दूसरे आदमी को टिकट दिया जाए, लेकिन टिकट दिया गया। तो क्या ये क्वालिफिकेशन मानी जाए जो लोग कमल के चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन लड़ते हैं कि जो लोग इस प्रकार की पृष्ठभूमि से आते हैं उनको टिकट देना आवश्यक है, क्योंकि शायद वही एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी ट्रेट है जिसकी आवश्यकता है। कैसरगंज उत्तर प्रदेश से अभी ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है, जब होगा तो पता चलेगा कि उनको टिकट दिया गया या नहीं दिया गया। कर्नाटका में जो ये घटना घटी है, जो सबसे विभत्स घटना है, लोग छोटी छोटी घटनाओं की बात करते हैं और उन घटनाओं की जरूर बात करते हैं जहां पे कोई मुसलमान आरोपी होता है, बंगाल की बात करते हैं। लेकिन आज की इतिहास में सबसे बड़ा स्कैंडल अगर कोई सेक्स स्कैंडल है वो कर्नाटका में ये प्रोज्वल रेवन्ना का है, जिसमें हजारों वीडियोज हैं। घर में काम करने वाली महिलाओं से दुष्कर्म के मसले हैं और सीनियर सिटीजन वुमेन से भी दुष्कर्म के मसले हैं। इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से रोगी है, मनोरोगी है। ऐसे मनोरोगी को कमल चुनाव चिन्ह के समर्थन से कर्नाटका में इलेक्शन लड़ाने की अनुमति दिए जाना और वहां पे जाके प्रचार करने का मतलब यह है इस प्रकार के लोग आपको पसंद हैं। अभी आधी सीटों पे चुनाव होना है। चुनाव वहां होना है जहां पे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सीधी टक्कर है। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, सिद्धारामैया मुख्यमंत्री हैं, डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री। और जैसा कर्नाटका के लोग बताते हैं सरकार बहुत अच्छा काम कर रही। तो हसन के जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे प्रोज्वल रेवन्ना, वो देश को छोड़ के जर्मनी भाग गए। एसआईटी बनी, उसके सामने पेश नहीं हुए, उसके सामने बात नहीं। अपने एक आदमी से एक एफआईआर, काउंटर एफआईआर उन्होंने जरूर करा दी भागने से 5-6 दिन पहले कि ये जो वीडियोस घूम रहे हैं ये फेक हैं, गलत हैं। लेकिन अगर फेक हैं तो यहां रहते, जांच कराते, प्रूव करते फेक हैं और फेक वीडियोस बनाने वालों को आरोपित करते, उनको जेल भेजते। लेकिन भागने का मतलब यह है कि दाल में काला तो है। यह भी खबर मिल रही है अब कि जेडीएस ने प्रोज्वल रेवन्ना को जेडीएस से निष्कासित करने का निर्णय ले लिया है। निष्कासित करने का निर्णय ले लिया है, इसका मतलब यह है कि अगर जांच हो जाती है और 2-4 दिन में ये जांच हो जाती कि ये वीडियो असली है नकली, तो प्रूव हो जाता कि ये वीडियो असली है। अगर नकली वीडियो होते, फेक वीडियोस होते, पेन ड्राइव में गलत सूचना होती, तो इतनी आसानी से प्रोज्वल रेवन्ना को जनता दल सेकुलर, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, पार्टी से निष्कासित करने की बात ना करती। इस घटना का असर तेलंगाना में भी पड़ रहा है, आंध्र प्रदेश में भी पड़ रहा है, महाराष्ट्र में भी पड़ रहा है, जितने भी सीमावर्ती राज्य है उनमें पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार अपने बल पर 303 सीटें थीं, 273 सीटें सिंपल मेजॉरिटी के लिए चाहिए, 30 सीटें कम होनी है। यह बात बिल्कुल पक्की है कि झारखंड में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है और जिन उनकी पत्नी जिस वीरता से वहां चुनाव प्रचार कर रही हैं और अपनी पति की अनुपस्थिति में चुनाव प्रचार कर रही हैं, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बयार बह रही है, जिस प्रकार से फलौदी सट्टा बाजार राजस्थान के अंदर बता रहा है कि कम से कम 7 सीटें कांग्रेस राजस्थान में जीत रही है, जहां पिछली बार एक भी सीट नहीं जीती थी, केवल 30 सीटें कम करनी है। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में
हरियाणा में जिस प्रकार के कैंडिडेट्स बीजेपी ने, कमल चुनाव चिन्ह वाली बीजेपी ने दिए हैं, कम से कम 5 सीटें तो ऐसी हैं जहां पे संघर्ष में ही बीजेपी नहीं। दिल्ली में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है और उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा, उनकी बेल एप्लीकेशन को अपोज किया जा रहा है, बेल एप्लीकेशन तो नहीं, केस फर्जी है, इसका केस डाल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उससे भी जो 7 सीटें दिल्ली की हैं उसमें भी 3-4 सीटें डावाडोल है। कश्मीर की तो हालत आप जानते ही हैं, वहां पर 3 सीटों में तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ी नहीं रही है। महाराष्ट्र के अंदर जो प्रभाव पड़ेगा उस सीमावर्ती क्षेत्र का, और आंध्र प्रदेश में चुनाव असर पड़ेगा जो ये हुआ है प्रोज्वल रेवन्ना का, इसका माने साउथ तो पूरी तरह से कमल सूख गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, बेसिकली बिहार की तो बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है कि वहां जिस प्रकार का संघर्ष हो रहा है, जिस प्रकार से वहां पे प्रतिस्पर्धा चल रही है, जहां जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट्स हैं और काराकास से जहां उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वह स्थिति स्पष्ट है कि बीजेपी सजग नहीं है, कमल चुनाव चिन्ह वाली बीजेपी सजग नहीं है, और वहां पे बहुत सारी सीटें लूज करने का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश, जहां की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक विद्वेष के जहर में डुबा दिया है। विद्या बालन जो एक अभिनेत्री हैं, साउथ की हैं, उनका स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास कोई आए चंदा मांगने मंदिर मस्जिद के लिए तो मैं चंदा नहीं दूंगी, हां अगर स्कूल बनाने के लिए आए, अगर हॉस्पिटल बनाने के लिए चंदा लेने आए तो मैं चंदा जरूर दूंगी। मतलब यह है कि देश की गरीब जनता को जिन चीजों की आवश्यकता है, अगर उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अगर उन्हें अच्छी चिकित्सा सुविधा मिलेंगी, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, देश में इंडस्ट्री लगेंगी, उन्हें नौकरियां मिलेंगी, तो उनका जीवन ज्यादा सुखद होगा। यही बात फील की पालघर, महाराष्ट्र के पालघर में करीब 350 महिलाओं ने अंत्योदय कार्यक्रम के तहत सरकार की तरफ से उनको धोती दी जा रही थी, कुछ अनाज दिया जा रहा है, थैला दिया जा रहा था जिसमें माननीय मोदी जी की फोटो थी। आदिवासी महिलाएं थीं। उन आदिवासी महिलाओं ने, ये 300-350 आदिवासी महिलाओं ने धोती साड़ी वापस कर दी और कहा कि अगर देना है तो हमारे बच्चों को नौकरियां दो, हमारे बच्चों को एजुकेशन दो और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज दो। जो सिद्धांत पकड़ा था अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर, जिसका पंजाब में रेप्लिकेशन कर रहे हैं, कि देश की जनता को अगर पूजा करनी है या नमाज पढ़नी है या जो भी धर्म को मानने वाले हैं अपना इष्ट की पूजा करनी है तो घर में कर सकता है या कहीं छोटे स्थान में कर सकता है, वहां बहुत भव्यता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उनके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, उनके दिमाग से ये तनाव हटेगा कि अगर बीमारी हुई तो क्या होगा, तो देश की तस्वीर बदलेगी। तो जो बात जहां से मैंने शुरुआत की थी कि साउथ के अंदर, दक्षिण के अंदर जिस प्रकार की स्थिति आज कर्नाटका में है, कर्नाटका एक टेस्टिंग ग्राउंड है। अगर कर्नाटका में 15-16 सीटें बीजेपी ने कम हुई उनकी, क्योंकि पिछली बार की स्थिति में उन्हें एक डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश एक लड़े जीते थे और एक जेडीएस के जीते थे, बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो 15 सीटें अगर कम हुई और फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से राजस्थान की 7 सीटें कम हुई और दिल्ली और हरियाणा मैंने जैसे बताया सीटें कम हुई, बिहार के अंदर जैसे 50% सीटों का लॉस होने की संभावना है, और जिस प्रकार से प्रोज्वल रेवन्ना की वजह से महाराष्ट्र के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर प्रभाव पड़ने की संभावना है। जबकि चलिए, आंध्र प्रदेश में बीजेपी की कोई सीट नहीं थी, तेलंगाना में केवल 4 सीटें थी, 1-2 कम हो जाएंगी। लेकिन जो असली मुद्दा है वो ये है कि जो कर्नाटका वाले अपना कर्तव्य पूरा कर देंगे, मुझे पूरी आशा है कि वो सीटें कम कर देंगे। महाराष्ट्र वाले कम कर देंगे, पूरी आशा है मुझे। तेलंगाना वाले कम कर देंगे।
आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु वाले कोई सीट नहीं देंगे, ये भी मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मेरा केवल निवेदन है, जो देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं, जो देश के अंदर सद्भाव और समभाव चाहते हैं, जो देश के अंदर भाईचारा चाहते हैं, जो देश को एकजुट करना चाहते हैं, उन पे मेरी नजर है। उत्तर प्रदेश में मेरी नजर है कि उत्तर प्रदेश वाले धार्मिक विद्वेष में फंसते हैं। जो फैलाई गई घृणास्पद बातें हैं, जिसमें कि धर्म के बीच में खाई खोदी गई है, उसमें पढ़ते हैं, या अपने मूल मुद्दों को समझते हैं। और मूल मुद्दों को समझते हुए जो उनके दलित भाई और अल्पसंख्यक भाई आज कर रहे हैं, जो पहले 2 फेजेज में उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, अगर उन्होंने ऐसा किया तो मुझे लगेगा कि इस बार का धक्का 2024 का भारतीय जनता पार्टी को, जिसका चुनाव चिन्ह कमल है, ये बाध्य करेगा कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों में वापस आए, वो संवैधानिक मूल्यों में वापस आए, और कभी लोकतंत्र की हत्या करना या छेड़खानी करना या संविधान को बदलने वाली बात दोबारा न कहे। आज चाहे वो कहते रहें कि संविधान को बदलने वाले चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी आ जाएं तो संविधान को नहीं बदल पाएंगे, लेकिन ये आप समझ लीजिए, जिस प्रकार से आईएएस में लेटरल एंट्रीज के माध्यम से लोगों को लिया गया है और एक वर्ग के लोगों को लिया गया है, रिजर्वेशन को खत्म करने का पूरा षड्यंत्र रच दिया गया है। वरना एक आईएएस जाता है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ के 16-16 घंटे पढ़ता है। आपने सुना बहुत सारे आईएएस बने जो बड़े गरीब घर के बच्चे थे, मेहनत करते थे, भाई मजदूर, पिता मजदूर, बहनें मजदूर, आईएएस बन गए। ऐसे लोगों के सपनों का क्या होगा अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले आईएम और आईआईटी और विदेश में पढ़ने वाले प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को सीधे आईएएस में लेटरल एंट्री दी जाएगी, तो रिजर्वेशन तो अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर देश की सारी संपत्ति जो है प्राइवेटाइज कर दी जाएगी तो रिजर्वेशन तो अपने आप खत्म हो जाएगा, संविधान तो खत्म हो ही जाएगा। तो जो चीजें हैं उनको बारीकी से समझने की आवश्यकता है। ये समझने की आवश्यकता है, जब कांग्रेस आपको हर औरत को, गरीब औरत को 1 लाख रुपए साल देने की बात कर रही है, एमएसपी की गारंटी देने की बात कर रही है, अग्निवीर को खत्म करने की बात कर रही है, जब वो एजुकेशनल लोन को राइट ऑफ करने की बात कर रही है, और जो 15-16 लाख करोड़ पूंजीपतियों के माफ की गई है उसकी वसूली करने की बात की गई है, अमीरों पे टैक्स लगाने की बात की है, गरीबों में उनको सुविधा देने की बात की है, तो देश के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार का जो समभाव है गरीब और अमीर के बीच में वो कम हो, डिस्टेंस कम हो, भेदभाव कम हो, अमीर थोड़े कम अमीर हो जाएं, लेकिन गरीब जो है कम से कम बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर चले जाएं, एक अच्छा जीवन जी सके, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, चिकित्सा सुविधा ले सकें, जैसे भारतवर्ष वैसा राष्ट्र बने जैसे भगवान राम चाहते थे, और हम उसे गर्व से राम राज्य कहें। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।